अच्छा, तो क्लास 12 फिजिक्स का सेकेंड लास्ट चैप्टर जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। दिस इज एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो इसमें बहुत दिनों से मैं पिछले पौने 2 साल से बता रहा हूँ कि फिजिक्स में देखोगे तो ये बहुत बड़ा चैप्टर लगेगा। आपको लगेगा कि अभी सेकंड बुक का आधा चैप्टर बाकी है तो खत्म कैसे सिलेबस होगा। तो खत्म यूं होगा कि इस चैप्टर में ऐसा बहुत कम ही टॉपिक ऐसा होगा जो कि आप लोग क्लास 11 केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में नहीं लिखे होंगे। इसीलिए हम लोग करेंगे क्या, पढ़ेंगे सारा चीज, बट सब लोग अपना अपना केमिस्ट्री का कॉपी 11th क्लास का जो भी जहां पर भी पढ़ा होगा वो लाया होगा, उससे आप लोग टॉपिक मिला लेंगे। ऐसे हमें सारा चीज लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और जो आपको लग रहा है कि हमारा आधा बुक बाकी है वो 4 से 5 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अपना अपना कॉपी निकाल करके आप लोग रेडी रखेंगे। बाकी एक चीज मैं और बता दूं कि केमिस्ट्री में जितना हम लोग ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा वो एक दूसरे मोटिव से पढ़ाया गया था। वहां पर वी वर मोर इंटरेस्टेड अबाउट एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर। फिजिक्स में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा जो चैप्टर चल रहा था ऑप्टिक्स में वेव थ्योरी, फिर पार्टिकल थ्योरी, फिर डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये एक्चुअली में उसी का कंटिन्यूएशन है। ऑप्टिक्स की ही बात है, डिब्रॉय हाइपोथेसिस, डिब्रोगली का हाइपोथेसिस पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं, उसी का कंटिन्यूएशन है। तो फिजिक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर कोई अलग से स्पेसिफिक चैप्टर का नाम नहीं है। केमिस्ट्री में ये है, एटम नहीं आएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे करोगे, किए होगे 11th में। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं तो जो चैप्टर पढ़े हो केमिकल बॉन्डिंग और जो भी हो, पॉसिबल ही नहीं था। मतलब 11th का केमिस्ट्री का बेस एटॉमिक स्ट्रक्चर है, 12th में फिजिक्स का बेस नहीं है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये तो हमारा जहां पर खत्म हो रहा था डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, डिब्रॉय हाइपोथेसिस, उसी का आगे का कंटिन्यूएशन है, उस हिसाब से पढ़ना है। तो केमिस्ट्री में अगर ये आप लोग 15 दिन में पढ़े हैं तो फिजिक्स में 2 दिन में पढ़ना है, उस हिसाब से इसको आप लोगों को डील करना। बाकी टॉपिक पढ़ेंगे सारा। तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है एटम्स एंड न्यूक्लियाई। पिछले चैप्टर का भी नाम डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन था, फिर उसको 2 हिस्से में तोड़े थे। यहां पर भी एक बार स्ट्रक्चर ऑफ एटम अलग पढ़ेंगे और एक बार न्यूक्लियाई के बारे में अलग से पढ़ेंगे। तो पहले स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट विथ थॉमसन्स एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम से स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो कुछ आप लोगों को याद होगा, कुछ बताइए। दुनिया के महानतम साइंटिस्ट में से जे थॉमसन ने कैसा बताया था अपना एटम का स्ट्रक्चर, किस तरह का बताया था, आप लोग जरूर पढ़े होंगे 9th में केमिस्ट्री में, 11th में केमिस्ट्री में, 12th में फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। किस तरह का था एटम का स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन। अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन बताओ, एटम का स्ट्रक्चर इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर्स विथ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड ऑन इट। ठीक है, क्रिसमस पुडिंग मॉडल बोला जाता है। इसके बारे में तो ना 9th में पढ़े हो, ना 11th में पढ़ोगे, ना 12th में पढ़ोगे। ये बस जानना है। थॉमसन दुनिया के महानतम साइंटिस्ट में से एक, जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। थॉमसन दुनिया के महानतम साइंटिस्ट में से एक, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था। थॉमसन दुनिया के महानतम साइंटिस्ट में से एक, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास या फिर मास बाय चार्ज रेशियो के बारे में बताया था। थॉमसन वाज द वन हु सेड दैट एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जिसमें जितना पॉजिटिव चार्जेस एक एटम के अंदर होता है उतना ही नेगेटिव चार्जेस भी होता है। बट वी आर मोर कॉन्शियस अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर गिवन बाय थॉमसन। थॉमसन का एटॉमिक स्ट्रक्चर केवल इतना ही बताता है कि थॉमसन के हिसाब से एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो एम्बेडेड है। ये थॉमसन का क्रिसमस पुडिंग मॉडल, थॉमसन का एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, केमिस्ट्री में जरूर आप लोग लिखे होंगे, अपना अपना कॉपी में मिला लीजिएगा। सारा चीज फिजिक्स के क्लास में लिखने का हमें जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो थॉमसन का एटॉमिक स्ट्रक्चर यही था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एम्बेडेड होता है एक एटम के अंदर। इसका ड्रॉबैक ये है कि किसी भी तरह का कोई कैलकुलेशन वेरिफिकेशन नहीं दिया हुआ है थॉमसन के एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। ऐसी बातें हम लोग 9th में लिखते हैं, 11th केमिस्ट्री में, 12th फिजिक्स में हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि आगे जाकर कर एटम पर जो एक्सपेरिमेंट हुआ, अल्फा गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बाय सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। और या फिर जिसके बारे में अभी हम लोग थोड़ा सा आप लोग 11th में जानते हैं, थोड़ा सा 12th में जानेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंट। उन सब जो कि एटम के ऊपर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए, उसका जो ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट आया वो थॉमसन का एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लियर नहीं कर पाता है। ये थॉमसन के एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो लिखने वाली बात नहीं है। थॉमसन का एटॉमिक स्ट्रक्चर मोस्ट प्रोबेबली आप लोग लिखे होंगे और फिजिक्स में वैसे में भी नहीं लिखना है, बट स्टार्टिंग थॉमसन के एटॉमिक स्ट्रक्चर से है। ठीक है, ओके।
तो थॉमसन के एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद हम लोग आते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में किया हुआ आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट। 9th केमिस्ट्री में पढ़े हो, 11th केमिस्ट्री में पढ़े हो, अब 12th फिजिक्स में थोड़ा सा पढ़ोगे। दिस रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जरूर पढ़े होंगे इसके बारे में। दुनिया के महानतम साइंटिस्ट में से एक सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, है ना। 9th क्लास में आप लोगों को सिखाया गया होगा, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, दुनिया के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में से एक। और ये जो एक्सपेरिमेंट है वो आज तक का किया हुआ सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट वैसा है। और ये अलग से लिख लोगे, रदरफोर्ड में 9th में भी लिखवाया था, ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जिसके वजह से रदरफोर्ड फेमस है। इट वाज डन बाय 2 ऑफ हिज लैब असिस्टेंट, जीजर एंड मार्सडेन। ये मालूम होना चाहिए एज ए साइंस स्टूडेंट। एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड का बोला हुआ था, किया हुआ नहीं था। किया हुआ था इनके साथ 2 लैब एसोसिएट, जीजर एंड मार्सडेन, उनके द्वारा ही किया हुआ एक्सपेरिमेंट था, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, जरूर पढ़े होंगे 9th क्लास में, 11th क्लास में। क्या क्या होता है, रदरफोर्ड ने एटम का स्ट्रक्चर बताने के लिए एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया। थॉमसन के एटॉमिक स्ट्रक्चर में किसी तरह का एक्सपेरिमेंटल सेटअप नहीं था, ऐसा हमें पढ़ाया जाता है, बट दुनिया का इतना बड़ा साइंटिस्ट है, कुछ जरूर एक्सपेरिमेंटल सेटअप से ही बताया होगा, बट वो नहीं आपके सिलेबस में, तो जो सिलेबस में नहीं उसको दूरी रखते हैं। रदरफोर्ड ने जो अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया, इट वाज बेस्ड अपॉन रदरफोर्ड्स अल्फा गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जरूर पढ़े होंगे। क्या क्या था अगर आपको याद हो, इसमें एक रेडियो एक्टिव सोर्स, कई जगह पर बिस्मथ लिखा हुआ, कई जगह पर रेडियम, पोलोनियम, थोरियम, बहुत कुछ लिखा हुआ है। वी विल टेक बिस्मथ, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया रदरफोर्ड ने। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बारे में इसके अगले चैप्टर में न्यूक्लियाई में हम लोग पढ़ेंगे बहुत कुछ बातें, बट अभी तक 9th क्लास से थोड़ा थोड़ा मालूम है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसे एलिमेंट को कहते हैं जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, उससे बहुत तरह के रेज निकलते हैं अपने एटम के न्यूक्लियस को स्टेबल करने के लिए। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में न्यूक्लियाई में, अभी इसके बारे में उतना डिस्कशन नहीं है। तो इससे बहुत सारे तरह के रेज निकलते हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। अल्फा रेज के बारे में हम लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है इस एक्सपेरिमेंट में। पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा रेज इस बिस्मथ में से बाहर निकला था। लेड के कैविटी में पूरा चेंबर ही सील था वैक्यूम में, क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से जो रेडिएशन निकलते हैं इधर उधर फैल जाता है, तो इसलिए इसको पूरा एक वैक्यूम टाइट चेंबर में इस एक्सपेरिमेंट को किया गया था। वैसे इसमें से बीटा रेज भी निकला था, निगेटिव रेज वाला, उसको अगल बगल कॉपर का स्लिट लगा करके रूम में लगाया गया था। कॉपर का स्लिट पॉजिटिवली चार्ज होता है, वो बीटा रेज को अपने तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर जाता है। तो हमें इस चैप्टर से मतलब नहीं है, इसलिए उसके बारे में लिख नहीं रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ अल्फा रेज निकलता है, इससे अल्फा, बीटा, गामा रेज तीनों तरह के निकलते हैं। वी आर मोर कॉन्शियस अबाउट अल्फा रेज, है ना। अल्फा रेज को पास करवाया गया, जितना बहुत सारे स्लिट से निकालते 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 अंत में एक थिन गोल्ड के फॉइल में से अल्फा का जो अल्फा रेस को जो है वो पास करवाया गया, और उससे जो जो चीज निकला उसको हम लोग एक जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन, एक सर्कुलर स्क्रीन का इस्तेमाल किया गया था। जिंक सल्फाइड अभी भी इस्तेमाल किया जाता है। जिंक सल्फाइड का खूबी होता है कि जिंक सल्फाइड का अगर कोटिंग लगा दोगे किसी स्क्रीन में, तो उसमें कोई भी चीज जाकर के टकराएगा तो वहां पर फ्लैश लाइट के तरह का बनता है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था ये पता लगाने के लिए कि गोल्ड के फॉइल में से अल्फा पार्टिकल को पार करवाएंगे तो क्या होगा, ये चेक करने के लिए। बात यहाँ पर गोल्ड के फॉइल का था ही नहीं, बात वाज अबाउट एटम, किसी भी एलिमेंट का एटम ले सकते थे, बट अल्फा रेज को आर पार करवाना चाह रहे थे हम लोग। तो अल्फा रेज को आर पार करवाने के लिए एक सबसे ऐसा मेटल का प्लेट का जरूरत था, फॉइल का जरूरत था, जो कि सबसे ज्यादा मैलिएबल हो, सबसे ज्यादा जिसको हम लोग खींच सके। तो सबसे थिन से थिन शीट जो है वो हम लोग गोल्ड फॉइल का बना सकते थे, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, और इसमें बहुत सारी और भी बातें जो कि मैं करने वाला नहीं हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड, बट आप लोग पढ़े होंगे छोटे क्लास में तो आप लोग बता सकते हैं। फिर ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप करने के बाद बहुत सारा ऑब्जर्वेशंस दिखा था। क्या क्या दिखा था ऑब्जर्वेशंस, अगर आप लोगों को ऑब्जर्वेशंस अगर याद हो, ये सब हम लोग कॉपी में लिखेंगे नहीं, सिर्फ डायग्राम वगैरह थोड़ा शॉर्टकट में जरूर बनाते चलेंगे, थोड़ा डायग्राम वगैरह शॉर्टकट में बनाते चलेंगे। क्या दिखता है एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन आप लोग को याद होगा, बहुत सारा अल्फा रेज जो है वो ऐसा देखा गया कि विदाउट डिफ्लेक्शन उस गोल्ड के फॉइल के एटम में से पार कर गया। ठीक है, उसके बाद फ्यू ऑब्जर्वेशंस, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स के साथ देखा गया कि वो जो थोड़ा सा बीच से दूरी पर था वो थोड़ा सा ज्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहा था, जो थोड़ा थोड़ा नजदीक आ रहा था
बीच से वो थोड़ा कम एंगल से रिफ्लेक्ट हो रहा था। और फिर कई किताब में अलग अलग 8000 से लेकर के 12000 तक डेटा लिखा हुआ है। 1 in 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसे भी दिख रहे थे जो कि पीछे जिंक सल्फाइड पर नहीं टकरा रहा था, मतलब मोस्ट प्रोबेबली वो वापस लौट कर रहा था। ठीक है, दीज वर द ऑब्जर्वेशंस दैट वर ऑब्जर्व्ड इन रदरफोर्ड अल्फा गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ऑब्जर्वेशन का एक्सप्लेनेशन क्या हुआ आप लोगों को याद होगा, और याद है तो बताओ क्या क्या दिखा ऑब्जर्वेशन का एक्सप्लेनेशन। रदरफोर्ड दुनिया के महानतम साइंटिस्ट में से एक सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बताया कि जरूर एटम बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरीली हॉलो होता होगा, इस वजह से ही ये जो अल्फा पार्टिकल है इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, इसका मास बहुत ज्यादा होता है, फिर भी अगर ये एटम को विदाउट डिफ्लेक्शन पार कर जा रहा है, चार्ज भी ज्यादा है, विदाउट डिफ्लेक्शन पार कर जा रहा है, इसका मतलब है एक एटम जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरीली हॉलो है, जिसके थ्रू अल्फा पार्टिकल जो है वो आर पार हो जा रहा है। ठीक है, अल्फा का 9th क्लास के बुक में आप लोग लिखे होंगे, एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अल्फा का प्रॉपर्टी होता है कि इसका आर पार जाने का क्षमता जो है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसका जो आर पार जाने का क्षमता है वो बहुत ज्यादा है। अब आर पार जाने का क्षमता बहुत ज्यादा का मतलब 9th के बुक में बताया गया, जिसको बच्चे मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। आर पार जाने का क्षमता ज्यादा है का मतलब ये नहीं होता है कि मोटा से मोटा शीट को पार कर जाएगा, ये इसका मीनिंग नहीं है। आर पार जाने का क्षमता का मतलब होता है कि पतला से पतला शीट को बिना फाड़े पार कर जाना, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉपर्टी होता है अल्फा पार्टिकल का। ये आप लोगों को 9th में 10th में 11th में 12th में किसी ना किसी टॉपिक पर ये टॉपिक आता है और ये आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, आर पार जाने का क्षमता मतलब मोटा से मोटा सरफेस को पार कर जाएगा, ये क्षमता अल्फा का स्पेशलिटी नहीं है। पतला से पतला शीट को बिना फाड़े निकल जाना, ये हो रहा है बात अल्फा पार्टिकल का खास खूबी का। ठीक है, तो ये पतला से पतला शीट था, इसको पार कर जा रहा था, मास भी ज्यादा, चार्ज भी ज्यादा, और बिना किसी तरह के डिफ्लेक्शन के आर पार चले जाने का मतलब है, बिना किसी डिफ्लेक्शन के आर पार चले जाने का मतलब है कि एटम इज एक्स्ट्राऑर्डिनरीली हॉलो। ये एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, फिर रदरफोर्ड ने बताया कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो स्कैटर कर रहे हैं जैसे 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 बीच के तरफ आ रहे हैं, तो फिर बीच के तरफ को ऐसे ध्यान दिया गया। अल्फा के पास पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा का मास ज्यादा है और अल्फा के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, अल्फा पार्टिकल के पास आर पार जाने का क्षमता है, फिर भी उसको अगर कोई लौटा दे रहा है, इसका मतलब है कि एक एटम का जो टोटल मास है वो बिल्कुल एक ही जगह पर 1 in 10 लाख बताया गया है कंसंट्रेशन। मतलब अगर एक जगह को 10 लाख हिस्सा में तोड़ दो तो 10 लाखवें हिस्से का एक हिस्सा में एटम का पूरा मास कंसंट्रेटेड होता है, और उसी का नाम जो है, जहां पर एक एटम का पूरा मास कंसंट्रेटेड होता है, उसी का नाम सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिया न्यूक्लियस। एटम के स्ट्रक्चर के वजह से सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड को फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं बोला जाता है। एटम में न्यूक्लियस के बारे में बताने के लिए सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड को दुनिया का महानतम साइंटिस्ट में से एक बोला जाता है। जे थॉमसन को क्रिसमस पुडिंग मॉडल के लिए दुनिया का ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में से एक नहीं बोला जाता है। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन का खोज करना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास रेशियो बताना, एक एटम में जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज, पहली बार एटम का स्ट्रक्चर देना, इस वजह से थॉमसन इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। इन सब के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, मतलब पढ़े होंगे 9th में 10th में 11th में 12th में। तो बात कहां पर हुआ, एटम क्या था, एक्स्ट्राऑर्डिनरीली हॉलो था, बीचों बीच में क्या है, एक पूरा का पूरा मास जो है एटम का वो बीचों बीच में कंसंट्रेटेड है। उतने मास के एक जगह पर कंसंट्रेटेड रहने का मतलब वो एक डेंस रिजिड स्ट्रक्चर है, जिसको कि हम लोग कहेंगे न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर ही एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है। ये थॉमसन के मॉडल से अलग हुआ। थॉमसन का मॉडल कहता है कि पूरा स्फेरिक पॉजिटिवली चार्ज है। रदरफोर्ड का मॉडल कहता है कि एटम के बीचों बीच में 1 लाख में 1 कंसंट्रेशन, उतने छोटे जगह पर एटम का पूरा मास कंसंट्रेटेड है, और वहीं पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड है, और उसी को न्यूक्लियस का नाम दिया गया बाय सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, और वहीं पर बात हुआ कि ये पॉजिटिव है, तो जो इससे ज्यादा दूरी पर है, जब ज्यादा दूरी पर है वो थोड़ा कम एंगल पर डिफ्लेक्ट होगा, और जो थोड़ा ज्यादा नजदीक पे आ रहा है वो थोड़ा ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये सब बातें रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशन का एक्सप्लेनेशन निकल रहा। तो रदरफोर्ड का मॉडल खत्म होने तक ये मालूम चला कि एटम एक्स्ट्राऑर्डिनरीली हॉलो है, बीच में न्यूक्लियस है, पूरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर एक्यूमुलेटेड है। लेकिन थॉमसन पहले ही प्रूफ कर चुके थे कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो बाकी बचा निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, तो उनके बारे में रदरफोर्ड ने गेस कर दिया। यहीं पर रदरफोर्ड ने बाकी चीजें तो की, इलेक्ट्रॉन का पता जो है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, क्या है, किस लिए है, ये रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में नहीं पता चल रहा है। तो यहां पर रदरफोर्ड गेस्ड कि जरूर इलेक्ट्रॉन क्या करता होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह पर फिक्स नहीं होता होगा, इलेक्ट्रॉन जो है
वो न्यूक्लियस का अराउंड गोल 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 घूमता रहता होगा, और रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, गोल घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो जरूर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और फास्ट मूविंग गोल घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यू कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स टू रिवॉल्व एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ऐसा सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बताया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? सब जरूर पढ़े होंगे। इसका ये ग्राफ आप लोग जरूर पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े तो अब बना लो। और ये सब थोड़ा शॉर्टकट में बनाना है, लिखना नहीं है सब, मतलब थ्योरी नहीं लिखना है, बट जितना बोर्ड पे बनाया हुआ वो फटाफट बनाना भी शुरू कर लो, सुनते भी रहो और उसको बनाना भी शुरू करो। पूरा तो आप लोग केमिस्ट्री में लिखे ही हैं, फिजिक्स में सिर्फ जो जो मैं लिखवा रहा हूँ फिजिक्स के कॉपी में केवल उतना ही रहेगा, थ्योरी लिखने का जरूरत नहीं है। ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेनेशन आप लोग जरूर लिखे होंगे, बट डायग्राम सबके कॉपी में रहना चाहिए। शॉर्टकट में बनाना शुरू कर दो। इस ग्राफ के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो ये ग्राफ जो है वो प्लॉट किया हुआ स्कैटरिंग एंगल, मतलब कितने एंगल से अल्फा पार्टिकल का स्कैटर हो रहा है, और कैपिटल एन, दिस इज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड। ठीक है, तो क्या दिखा आप लोग भी बता ही रहे थे अभी, क्या दिखा आप लोग बता रहे थे, थीटा 180 डिग्री और कितना बहुत कम, एन का वैल्यू बहुत कम, जो कि 180 डिग्री से स्कैटर हो रहा है। 90 तक आते आते बहुत, और 0 डिग्री पर मतलब बहुत कम डिफ्लेक्शन कितनों का है, बहुत कम डिफ्लेक्शन जो है वो एन का बहुत सारा वैल्यू है, जो कि बहुत कम एंगल पर डिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो ये ग्राफ समझ में आ गया। ये ग्राफ ऐसे आप लोग केमिस्ट्री के कॉपी में अभी मैं देख रहा था जीरो से भी बनाया हुआ है, कई लोगों की कॉपी में देखा कि ये ग्राफ इस तरह से ऐसे जीरो से भी इस तरह से बनाया हुआ है। 0 डिग्री एंगल ऑफ स्कैटरिंग, मतलब बिल्कुल स्कैटर नहीं हुआ, और ऐसा लाखों करोड़ों पार्टिकल्स है अल्फा पार्टिकल जो कि विदाउट 0 डिग्री स्कैटरिंग पे निकल गया। तो ये यहां से भी ग्राफ बनाया हुआ, और कई जगह पर ऐसे जीरो से नहीं, यहां से भी ग्राफ बनाया हुआ। ठीक है, तो ये ग्राफ किसके किसके बीच में, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड और स्कैटरिंग एंगल के बीच में। ठीक है, ठीक, ये पिछले साल नीट 19 का क्वेश्चन है, और इस बार का जेईई मेंस का क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन जेईई मेंस 2020। ये ग्राफ पहचानने के लिए आया था, जेईई मेंस 2020 में यही ग्राफ पहचानने के लिए आया था, और कई बार आया, कई बार, मेनी टाइम्स, मेनी अ टाइम दिस ग्राफ हैज कम इन योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन एज वेल एज इन योर स्कूल एग्जामिनेशन। ये ग्राफ भर भर के आया है जेईई मेंस के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में। ये तो मैं रिसेंट का लिखा हूं, प्रीवियस ईयर खोजोगे तो नहीं भी तो 5-6 बार मिल जाएगा सेम ग्राफ। ठीक है, इट्स एन इंपॉर्टेंट ग्राफ ऑफ दिस चैप्टर। ये ग्राफ का मीनिंग समझ गए? ठीक है, इस ग्राफ का मीनिंग समझने के बाद इस टॉपिक को पहले देख लेंगे, फिर आराम से सबको उसी डायग्राम सबको बना लेंगे। दिस इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसको देखेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहता है कि रदरफोर्ड के गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में एक अल्फा पार्टिकल है, इट इज मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी u, और ये जा रहा है, ये 8000 में से एक का बात हो रहा है। ये अभी बात हो रहा था कि ये क्या करेगा, ये वापस बिल्कुल जैसा गया उसी एंगल पर जो है वो वापस आ गया। ठीक है, ये हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े थे, बट फिजिक्स तो थोड़ा सा इसको आगे घेरता है। फिजिक्स कहता है कि ये क्यों वापस आया, रदरफोर्ड बताया पॉजिटिव रिपेल कर गया। फिजिक्स कहता है पॉजिटिव रिपेल टकरा करके थोड़ी होता है, डेफिनेट दूरी पर आने से पहले ही डिफ्लेक्शन हो जाता है। तो ये जो डिस्टेंस है जिससे न्यूक्लियस से जितने दूरी पर आने से पहले ही वो इलेक्ट्रॉन ने अल्फा पार्टिकल वापस लौट गया, इस डिस्टेंस को ही हम लोग कहते हैं, दिस इज नोन एज आवर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, इसको निकालने का तरीका उस समय रदरफोर्ड तो बताए थे, आज के डेट में हमारे लिए काफी आसान है पता लगाना। ये मूव कर रहा है तो इसके पास कौन सा एनर्जी है, इसके पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो भैया हर चैप्टर में काम करता है, इधर भी करेगा। ये धीमा होने लगता है नजदीक आते 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 आते, और एक टाइम में जाकर के रुक जाता है। रुकने के बाद ही वो जो है वो वापस रिपेल बैक कर जाता है। ठीक है, तो रुका मतलब इसका एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो गया। कौन सा एनर्जी 9th में 10th में 11th में 12th में कई तरह की एनर्जी देखे हैं। यहाँ पर जस्ट अभी पढ़े हैं फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट्स का पहला चैप्टर, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R है केवल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वी आर टॉकिंग अबाउट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, इसका चार्ज 2e है। ये जो भी एटम हो उसका न्यूक्लियस एटॉमिक नंबर इनटू E, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, दिस इज Z, यार समझ में, एटॉमिक नंबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। दूसरा तो इस पूरे न्यूक्लियस का चार्ज है, Q2 by R होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। 1/2 mu स्क्वायर बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 E ZE by RO है।
इससे ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला निकल करके आएगा। मैं नहीं कह रहा तुमको फॉर्मूला याद करना, मैं कह रहा हूं कि ये दोनों एनर्जी बराबर होता है, ये याद करने का ट्राई करो। फॉर्मूला ऑलरेडी अभी 12th में आते आते 12th खत्म हो जाते 1000 से ऊपर फॉर्मूला ऑलरेडी हो चुका होगा। हर चीज का क्या है फॉर्मूला याद करोगे, एनर्जी कंजर्वेशन याद करेंगे। बाकी इधर आगे पीछे कर लेने पर दिस विल बी 1/4πε0 ट्वाइस एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के चार्ज का स्क्वायर बाय हाफ mu स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट न्यूटन सर ने, सदरफोर्ड ने और जीजर मार्सडेन ने गोल्ड के साथ किया था। गोल्ड का एटॉमिक नंबर इज Z बराबर 79 है और जो एनर्जी भेजा था, जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल का एनर्जी था, इट वाज इन द रेंज ऑफ 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको रख करके ये कैलकुलेशन करने पर ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है ये आता है 4.13 इंटू 10 की पावर -14 मीटर। ठीक है, बात है कि आपको इस वैल्यू को याद करने का कोई जरूरत नहीं है। बात हमें यह है कि ये जो आरओ है ये कितना होगा, यही एक्चुअली में ध्यान से अगर आप देख रहे हैं तो एटम के रेडियस के बराबर होगा। एक एटम का जो रेडियस, जो एटम का साइज, जिसके बारे में आप लोग केमिस्ट्री में फिजिक्स में पढ़ते आ रहे हैं, एटम का रेडियस का मतलब एटम का जो रेडियस आप लोग बोलते हैं वो इसी ऑर्डर का होगा। इसी एक्सपेरिमेंट से मालूम चला कि मोटा मोटी जो मेजर एलिमेंट आप और हम जानते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, उन सबके जो फेमस एलिमेंट है उन सबका एटम का जो रेडियस है, साइज है, वो 10 के पावर -14 के ऑर्डर का होता है। इस एक्सपेरिमेंट से ये मालूम चला। ये 4.13 इंटू 10 का पावर -14 से हमें कोई काम नहीं है, बट एटम का रेडियस का जो साइज है इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -14। ये कितना होगा, ये थोड़ी, ये और ये में बहुत का अंतर थोड़ी हो गया, ऑलरेडी एटम बहुत छोटा है। अब ये और ये थोड़ी बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपको अभी डायग्राम में लग रहा होगा बहुत ज्यादा, बट ये मोटा मोटी सेम ही जाता है। ठीक है, सो दिस इज आवर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये याद रहेगा। और फिर एक लास्ट टॉपिक वहां पर देखेंगे, दैट इज इंपैक्ट पैरामीटर। ठीक है, वो जो टॉपिक आप लोग देख रहे हैं दिस इज आवर इंपैक्ट पैरामीटर, एक टॉपिक वहां पर देख लेंगे, दिस इज इंपैक्ट पैरामीटर। इसको ये सब आप लोग शॉर्टकट में फटाफट लिखते भी चलेंगे। इंपैक्ट पैरामीटर, इंपैक्ट पैरामीटर क्या कहता है, यही वो जेडी है, न्यूक्लियस, ये जेडी। ठीक है, और अभी बात हो रहा था कि जो थोड़े दूरी पर था उसका डिफ्लेक्शन क्या हो रहा था, कम, और जो थोड़ा नजदीक आ रहा था उसका डिफ्लेक्शन क्या हो जाता था, ज्यादा। फिर जो बिल्कुल सामने सामने आ रहा था वही वापस लौट जा रहा था। ठीक है, यहीं से ये वर्ड बन करके आया, दिस इज आवर इंपैक्ट पैरामीटर। बी से डिनोट करते हैं, इंपैक्ट पैरामीटर बी से डिनोट करते हैं। इंपैक्ट पैरामीटर कहता है कि न्यूक्लियस से जब एक अल्फा पार्टिकल बहुत दूरी पर हो, मतलब बहुत दूरी का मतलब दूरी पर हो, तो उसके एक्सिस से जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग बी कहेंगे। दिस विल बी इंपैक्ट पैरामीटर। क्या समझे, न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल इधर है, ये जो दूरी हुआ इसके एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज नोन एज आवर इंपैक्ट पैरामीटर। ठीक है, तो दिक्कत फिर से समझाऊं तो रदरफोर्ड ने बताया इंपैक्ट पैरामीटर बी के बारे में। इसका फॉर्मूला डेरिवेशन आपके क्लास में नहीं है, आपको फॉर्मूला याद करना है। दिस इंपैक्ट पैरामीटर इज 1/4πε0 एटॉमिक नंबर to e का स्क्वायर into cot θ/2, थीटा इज द एंगल ऑफ स्कैटरिंग बाय हाफ mu स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंपैक्ट पैरामीटर। ठीक है, इस फॉर्मूला को अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं या फिर समझते हैं, रूल ये कहता है कि b जितना ज्यादा होगा, अभी आप लोग बता रहे ना क्या, इंपैक्ट पैरामीटर जितना ज्यादा होगा, मतलब ये अभी थोड़ी देर पहले क्या होगा, जितना ये दूरी ज्यादा होगा उतना ही इसका डिफ्लेक्शन एंगल क्या होगा, कम होगा। तो ये फॉर्मूला मैथमेटिकली है, b जितना ज्यादा होगा cot θ/2 उतना ज्यादा होगा। और मैथ के फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं थीटा उतना कम होगा, कॉट डिक्रीजिंग का एग्जांपल है, तो ये थीटा का वैल्यू कम होगा। इसी फॉर्मूला में देखो, अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री, तो कॉट 90 0 और ये पूरा बी का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, बी का वैल्यू 0 का मतलब ये नहीं है, ये नहीं है का मतलब ये कैसे आ रहा है, ये नहीं है का मतलब ये ऐसे आ रहा है, और ये ऐसे आ रहा है, तो थीटा का वैल्यू 180 डिग्री, मतलब ये जैसे आ रहा है वैसे ही वापस लौट जा रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला का डेरिवेशन आपकी किताब में नहीं है, बट दिस इज आवर इंपैक्ट पैरामीटर, दिस इज आवर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये ऑर्डर है एटॉमिक साइज रेडियस का, सारे का गोल्ड से डिराइव्ड है, बट सबका इसी रेंज में आएगा। और ये ग्राफ तो कई बार पूछा जा चुका है, और रदरफोर्ड का गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, थॉमसन का एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो जैसे थॉमसन का लॉ तो गलत हो गया स्ट्रक्चर,
रदरफोर्ड ने बहुत मुश्किल से ऑब्जर्वेशन से एक्सप्लेनेशन बताया, बट एंड में इसका भी रदरफोर्ड के गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद जो ऑब्जर्वेशन और रदरफोर्ड का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो भी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया जल्दी से बताइए। 9th में भी आप लोग पढ़े और 11th में भी पढ़े हैं। अगर 9th के मतलब सिंपल भाषा में बात करें तो रदरफोर्ड ने बताया कि एटम, न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जब गोल 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 घूमेगा तो अभी जो हम लोग पढ़े हैं उस हिसाब से, चाहे तुम मैग्नेटिक्स का बात कर लो और या फिर अभी डी ब्रॉय हाइपोथेसिस का बात कर लो, एक फास्ट मूविंग पार्टिकल है, जब वो गोल 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 घूमेगा तो वो अपना एनर्जी जो है वो रेडिएट कर देगा। फास्ट मूविंग पार्टिकल नहीं, फास्ट मूविंग चार्ज के बारे में भी आप टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो वो अपना एनर्जी रेडिएट कर देगा और एनर्जी अगर रेडिएट कर देगा तो वो जिस पाथ पर गोल 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 घूम रहा था उस पाथ पर गोल गोल नहीं घूम पाएगा, वो पाथ सर्कुलर नहीं होकर स्पाइरल हो जाएगा और स्पाइरल होगा तो ऐसे गोल 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 घूमते हुए वो आगे जाकर के न्यूक्लियस में जाकर के टकरा जाएगा या फिर कोलैप्स कर जाएगा और इस हिसाब से हमारा एटम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। ये मैक्सवेल का थ्योरी ऑफ रेडिएशन है, बट सिंपल थ्योरी है कि एक चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट करे, मूव नहीं एक्सेलरेट, है ना, तो वो अपना एनर्जी जो है वो रेडिएट कर देगा और एनर्जी रेडिएट करेगा तो वो जिस पाथ पे रदरफोर्ड के हिसाब से गोल 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 घूम रहा था उस पाथ पर गोल नहीं घूम करके उसका पाथ सर्कुलर से हट के स्पाइरल होगा और स्पाइरल होगा तो वो एटम अंत में कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है, जो कि हमें मालूम है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर रदरफोर्ड का गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से जो ऑब्जर्वेशन से जो एटॉमिक स्ट्रक्चर आया वो गलत हुआ, ठीक है। और दूसरा चीज हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, इसको पहले शुरुआत करेंगे फिर इसको इन करने का ट्राई करेंगे। दूसरा चीज जो कि हम लोग साइंस के भाषा में बात करते हैं एक्सपेरिमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट जो कि साइंस का आबो हवा चेंज कर दिया वो है एक डिस्चार्ज ट्यूब लेना है, डिस्चार्ज ट्यूब, और उसमें फिल करना है हाइड्रोजन गैस को। डिस्चार्ज ट्यूब लेना, उसमें किसको फिल करना है, हाइड्रोजन गैस को। कहां पर, बिल्कुल ही एक्सट्रीमली लो प्रेशर पर, और उसमें इलेक्ट्रिक स्पार्किंग करना है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करना है। किसमें, एक डिस्चार्ज ट्यूब है, उस डिस्चार्ज ट्यूब में हमारा हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है और वो बिल्कुल लो प्रेशर में है और उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करवाना है। दिखता क्या है उसमें, स्पार्किंग के वजह से, स्पार्क के वजह से वहां पर ऐसा वेव लाइट जो है वो निकलते हुए दिखता है। कॉमन सेंस है, ये दिखेगा, ये जो लाइट दिखता है इसमें कोई रूल गड़बड़ नहीं होगी। ये तो अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग पढ़े थे, ये वाला तो वही है जो आइंस्टीन ने बताया था कि जब जब आप वेव को कंसीडर करेंगे, वेव को नहीं, व्हेनेवर यू कंसीडर रेडिएशन विथ इंटरैक्शन विथ मैटर, है ना, वहां पर आप लोग और हम लोग इसका किसका इस्तेमाल करते हैं, पार्टिकल थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर फोटोन एलिबरेट होगा, फोटोन के फॉर्म में एनर्जी बाहर निकलता है और ये फोटोन बाहर निकल रहा है, इसमें कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर गड़बड़ नहीं हुआ। गड़बड़ ये हो गया कि ये जो निकल रहा है इसको हम लोग प्रिज्म के थ्रू पार करवाते हैं और प्रिज्म के थ्रू पार करवाने पर यहाँ पर स्पेक्ट्रल लाइंस, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो मैं बताता हूँ, यहाँ पर क्या मिलता है, स्पेक्ट्रल लाइंस मिलता है। स्पेक्ट्रल लाइंस यहाँ पर पूरा बिल्कुल ही ब्लैक, पूरा ब्लैक हो जाता है पीछे का पूरा स्क्रीन और उसमें कुछ इस तरह से स्पेक्ट्रल लाइंस, कुछ लाइंस नजर आते हैं। ये लाइंस क्यों नजर आ रहा है, निकला क्या, लाइट निकला। लाइट के बारे में हम लोगों को बहुत पहले से मालूम है, लाइट है, प्रिज्म से पास करेंगे 7 कलर दिखना चाहिए, स्पेक्ट्रम दिखना चाहिए, बट यहाँ पर पूरा ब्लैक और उसमें बीच बीच में स्पेक्ट्रल लाइंस, कुछ लाइंस नजर आना स्टार्ट हुआ। ये लाइंस को हम लोग स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। बट बात ये है कि ये जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, इसको हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, ये किसके साथ हो, मेन कॉन्सेप्ट इसमें किसका है, मेन बात हो रहा है हाइड्रोजन का। इसमें क्या फुलफिल था, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट, एटम का एक एलिमेंट का एक एटम। तो वो ये भी तो एक एक्सपेरिमेंट ही सॉर्ट ऑफ हुआ जो कि एक एटम के ऊपर हुआ। और ये स्पेक्ट्रल लाइन क्यों बन रहा है, इसका उपाय ना थॉमसन के एटॉमिक स्ट्रक्चर में है और ना ही रदरफोर्ड के गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। रदरफोर्ड को जो ऑब्जर्वेशन दिखा उसका एक्सप्लेनेशन तो कर दिया, बट यहां पर जो हो रहा है स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मेशन, ये जो है वो रदरफोर्ड के गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड के एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। यहां पर केमिस्ट्री, साइंस, फिजिक्स जो है वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। शॉर्टकट लिखना पहले एडजस्ट करके रखो ट्यूशन में, सब चीज थ्योरी लिखने का जरूरत नहीं है, जरूरत है मतलब वो आप लोग, मैं मान के चल रहा हूं कि इसका नोट्स आपके पास केमिस्ट्री में है, आप लोग सिर्फ अभी डायग्राम ऊपर से सेट करके बनाइए। तो थोड़ा सा स्पेक्ट्रा के बारे में देखते हैं, आगे कनेक्ट करेंगे चैप्टर में कि आखिर ये सब पढ़ना ही क्यों है। फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में वी आर टॉकिंग अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर, बट ये सब पढ़ने का क्या जरूरत हो गया तो वो देखेंगे। फिलहाल तो हमें ये मालूम है कि व्हाइट लाइट
9th में, 10th में, 11th में, 12th में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में कई जगह पर ये वर्ड सुन चुके हैं। व्हाइट लाइट जब एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस के साथ इंटरैक्ट करता है तो वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा बनाता है। मतलब जो आप लोग ऐसे सिंपल भाषा में कहते हैं व्हाइट लाइट प्रिज्म के साथ जाकर के जब टकराता है तो 7 कलर विबग्योर का तोड़ता है। इट इज अ टाइप ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग ने पढ़ा है, बट वो वहां पर किसी और मोटिव से पढ़ाया गया था। वहां पर आपको स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट डिस्पर्सन समझाने के लिए पढ़ाया जा रहा था। वहां पर स्पेक्ट्रम आपको डिस्पर्सन जो कि ऑप्टिक्स का, लाइट का, पार्टिकल थ्योरी एज वेल एज वेव थ्योरी को समझाने का एक फेनोमेना है। आप 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में डिस्पर्सन रे ऑप्टिक्स में पढ़े स्पेक्ट्रम के बारे में। अभी कुछ और पढ़ रहे हो एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहां पर स्पेक्ट्रम के बारे में तो थोड़ा थोड़ा कथा कहानी में चेंजेस है। व्हाइट लाइट एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस के साथ जब इंटरैक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। जस्ट लाइक व्हाइट लाइट प्रिज्म से टकराता है तो 7 अलग अलग कलर में टूटता है। दे आर ऑफ 2 टाइप्स, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा अभी आप लोग बता ही रहे हैं और अभी थोड़ी देर पहले एक डायग्राम में भी बनाया हुआ था। तो सबसे पहला नंबर पर इसमें हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में व्हाइट लाइट है, उसको पास करना है किससे? कोल्ड गैस। ठीक है, गैस है, कोल्ड स्टेट में, मतलब एक्साइटेड स्टेट में नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा? जस्ट अभी हम लोग बात कर रहे थे, व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं किससे? मेनी कलर्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। ये जो कोल्ड गैस का एटम्स है इसका कुछ पोर्शन ऑफ वेवलेंथ को क्या कर लेता है? उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। बाकी तो बच गया, बाकी जो बचा उसको क्या करता है? रेडिएट करता है। उस रेडिएशन वाले लाइट को फिर से आपको किसके थ्रू पास करना है? वही जो 9th में, 10th में, 11th में, 8th में, फिजिक्स में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में करते हो, फिर प्रिज्म से पास करवाना है। प्रिज्म से पास करवाओगे तो स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह का मिलेगा। ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा। मेरे पास सारे कलर का मार्कर नहीं है तो आप लोग समझ नहीं लेंगे। लाल जो विबग्योर का पैटर्न है, ठीक है, विबग्योर का यहाँ पर और थोड़ा हल्का ब्लू टाइप का, मतलब विबग्योर नहीं, कंटिन्यूअस होगा एक्चुअली में, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा। और उसमें बीच बीच में से ऐसे आपको लाइंस दिखते हैं। बीच बीच में से क्या दिखता है? बीच बीच में से लाइंस दिखते हैं। ये वही वेवलेंथ है जिसको कि एब्जॉर्ब कर लिया है, सम पोर्शन एब्जॉर्ब बाय द गैस। बाकी स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस दिखेगा और बीच बीच में से ये लाइन ऐसा दिखेगा। ये लाइन वही शो करता है कि देयर इज सम पोर्शन ऑफ वेवलेंथ दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द एटम्स और मॉलिक्यूल्स व्हेन इट इज इंटरैक्टेड विद रेडिएशंस ऑफ व्हाइट लाइट। तो ये जो स्पेक्ट्रम बनता है इसको हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? जो कि हमारे इस चैप्टर का, जो चैप्टर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, उससे कुछ खास लेना देना नहीं है। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं जो एटॉमिक स्ट्रक्चर, उससे हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से उतना कुछ खास लेना देना नहीं है, लेकिन लिखना है। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बात हुआ तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, बट द चैप्टर विच वी आर स्टडिंग, वी आर मोर प्रिसाइसली स्टडिंग अबाउट एटम का स्ट्रक्चर ऑफ रदरफोर्ड, नील्स बोर, जे थॉमसन। तो इस चैप्टर के हिसाब से अगर देखा जाए तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम उतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वी आर मच मोर क्यूरियस अबाउट एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या हुआ, जो कि अभी थोड़ी देर पहले आप लोग एक डायग्राम भी बनाए थे, ये एकदम हॉट गैस है। हॉट गैस का मतलब गैस जो है वो एक्साइटेड स्टेट में है। अभी थोड़ी देर पहले आप लोग डायग्राम बनाए थे कि गैस को एक्साइटेड स्टेट में डालने के लिए उसको एक क्या लिखे थे अभी? डिस्चार्ज ट्यूब में डालो, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करवाओ, उससे वो हॉट गैस किस फॉर्म में चला जाएगा? वो जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। वो जब एक्साइटेड स्टेट में चला जाए उसके बाद देखो, वो जो एक्साइटेड स्टेट में चला जाए उसके बाद उसमें से जब वो अपना एनर्जी, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, नील बोर ऐसा बताए, बट वो जो हॉट यहाँ पर था वो व्हाइट लाइट को कोल्ड गैस से पास करवाना है। यहाँ पर उस हॉट गैस को ही गर्म करना है, मतलब गैस को गर्म कर देना है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मारना है, उसमें करंट मारना है डिस्चार्ज ट्यूब में से। उसमें से जो वेव निकलेगा उसको फिर प्रिज्म, अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम आप लोग बनाए थे, उसको जब तुम प्रिज्म से बाहर निकालोगे तब वहां पर अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर पूरा व्हाइट बैंड बनता है, उसमें कंटिन्यूअस कलर दिखेगा और उसके बीच बीच में से सम पोर्शन जो गैस ने एब्जॉर्ब कर लिया था, वही एब्जॉर्ब वाला पोर्शन जो है वो यहाँ पर आपको दिखेगा। अगर बिल्कुल
उसी गैस के साथ बिल्कुल एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ अगर आप एमिशन स्पेक्ट्रा बनाने का कोशिश करते हैं तो बहुत ही मजे की बात है कि जो यहाँ पर स्पेस के फॉर्म में, ऐसा काला कलर नहीं, मतलब ये लाल के बीच में ऐसा स्पॉट बन जाएगा, ग्रीन के बीच में स्पॉट बन जाएगा, ब्लू के बीच में स्पॉट बन जाएगा। वो जहां पर स्पॉट बना था एमिशन स्पेक्ट्रम के केस में पूरा स्पेक्ट्रम ही काला कलर का होगा, एकदम डार्क। और इसमें जो यहाँ पर एज ए स्पेस सिर्फ तुमको दिख रहा था, वही बिल्कुल वही कलर जो है वो यहाँ पर तुमको दिखाई देगा। इसी को हम लोग कहते हैं, जिसको हम थोड़े पहले आप लोग लिखे थे, दीज आर नोन एज स्पेक्ट्रल लाइंस। ये स्पेक्ट्रल लाइंस है। और ये क्यों हुआ, इसका उपाय ही रदरफोर्ड के गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, एक्सप्लेनेशन, कैलकुलेशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर में नहीं है। ये क्यों हुआ, ये रदरफोर्ड का स्ट्रक्चर, थॉमसन का स्ट्रक्चर तो रदरफोर्ड का ही गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो थॉमसन वाला को अगर अलग रख के बात करो तो रदरफोर्ड का जो गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसको तो रदरफोर्ड ने सब कुछ बता दिया कि ये हुआ, एटम यहाँ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, न्यूक्लियस यहाँ पर है, गोल 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 घूम रहा है, सब ठीक है। बट ये आखिर क्यों हुआ, हाइड्रोजन के साथ किए तो ऐसा हुआ, सोडियम के साथ किए, बाद में जब साइंस आगे बढ़ा तो अलग अलग एलिमेंट के साथ किया गया, तो अलग अलग का ये अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम अलग अलग टाइप का बना। ठीक है, और ये फिंगरप्रिंट जैसा होता है, जैसा हर ह्यूमन बीइंग का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है, बिल्कुल ये हर एलिमेंट के हर एक एटम का अगर बिल्कुल सही से किया जाए तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम जो यहाँ पर छूटा वही बिल्कुल यहाँ पर आकर हो जाता है। बिल्कुल फिंगरप्रिंट जैसा होता है, हर एलिमेंट का बिल्कुल एक स्पेसिफिक आएगा एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये क्यों हो रहा है, इसका उपाय रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशन, एक्सप्लेनेशन, कैलकुलेशन, डेटा जो उन्होंने, उनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें नहीं है। तो फिर यहां पर आकर के रदरफोर्ड का लॉ जो है वो मार खा जाता है। नाइन्थर को ये समझाना मुश्किल है, नाइन्थ में तो ऐसे ही समझाया जाता है कि जब गोल 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 घूमेगा एक चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेट करेगा तो अपनी एनर्जी रेडिएट करेगा, तो उसका पाथ रेडियल नहीं होकर के स्पाइरल हो जाएगा, धीरे 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 जाकर के न्यूक्लियस पर गिर जाएगा और एटम कोलैप्स हो जाएगा। सही है ये, ऐसा नहीं कि जो पढ़ाया गया जूनियर क्लास में गलत है, 100% सही है, ये तो है ही। बट उसके बाद ये हॉट गैस को समझाने के लिए है, बाद में अलग अलग एलिमेंट के साथ किया गया, सबके साथ ये चीज का फॉर्मेशन हो रहा था। क्यों हो रहा है ऐसा, इसका उपाय रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, एक्सप्लेनेशन में नहीं है। उसके लिए हम लोगों को नील बोर का एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जो कि हम लोग करेंगे अगले क्लास में। तो 11th क्लास में, 9th क्लास में आप लोग पढ़े, नील बोर का भी एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो 100% एफिशिएंट है नहीं, वो सिर्फ हाइड्रोजन पर ही बिल्कुल 100% एफिशिएंसी से काम करता है। तो अगर सिलेबस के हिसाब से बात करूं, पूरा साइंस, पूरा दुनिया भर का साइंस बताने के लिए तो मैं आपके सामने हूं नहीं, सिलेबस के हिसाब से अगर बात करें तो सिर्फ हाइड्रोजन के केस में रदरफोर्ड का गलत हो गया और नील बोर का सही हो गया। सिलेबस के हिसाब से हमें सिर्फ हाइड्रोजन का, रदरफोर्ड का गलत और नील बोर का सही वाला पढ़ना है। ये इस बार कोविड लेकर के जो सिलेबस कम हुआ उस हिसाब से नहीं, ऐसे में भी यही पढ़ना था, क्योंकि उसके बाद जो नील बोर का गलत हुआ तो उसके बाद तो फिर साइंस चल ही रहा है, तो उसके बारे में क्या ही कोई हम लोग अलग से जानेंगे। हम लोगों को वहीं तक पढ़ के रुक जाना है, हाइड्रोजन पर रदरफोर्ड का गलत, नील बोर का सही, तो वो हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। वैसे में भी ये जो स्पेक्ट्रम का डायग्राम बोर्ड पर बनाया हुआ है वो स्पेसिफिकली हाइड्रोजन का बना हुआ है, बाकी एलिमेंट का इतना आसान नहीं बनता, काफी कॉम्प्लिकेटेड तरह का स्पेक्ट्रल बनता है लाइंस। तो ये पूरा कहानी जो है, चाहे तुम 11th केमिस्ट्री का बात करो, चाहे 12th फिजिक्स का बात करो, वो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम पर ही झुका हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। तो नील बोर का एटॉमिक स्ट्रक्चर अगले क्लास में करेंगे।